नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कुछ करंट अफेयर्स, कुछ अच्छे करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे, दोस्तों डिस्कशन करेंगे उसका आंसर के साथ। इसमें आपका इंटरनेशनल के साथ साथ नेशनल भी रहेगा और कई सारी संस्थाएं के बारे में पढ़ेंगे। संस्थाएं से क्वेश्चन प्रत्येक साल आप देखें, एग्ज़ाम देखें दोस्तों, जो भी अच्छा लेवल का एग्ज़ाम होता है, PCS लेवल का एग्ज़ाम हो या कोई भी और भी एग्ज़ाम हो दोस्तों, उससे नीचे लेवल का भी एग्ज़ाम में संस्थाएं से अलग अलग जो संस्थाएं हैं उससे ज़रूर क्वेश्चन पूछती है। तो वो सब क्वेश्चन यहाँ पर आपको यहाँ देखने को मिलेगा दोस्तों। जैसे जैसे हम पढ़ेंगे आपको पता चलेगा। तो सारे अच्छे क्वेश्चन हैं जो अक्सर एग्जाम में आते हैं। ओके, तो बने रहिए हमारे साथ, एक एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसका आंसर की बात करेंगे और थोड़ा बहुत उस पर चर्चा भी करेंगे, ताकि आपका प्रैक्टिस भी हो जाए। आने वाले दिनों में आपका जो भी एग्जाम है, प्रत्येक एग्जाम में करंट अफेयर से कुछ न कुछ क्वेश्चन रहता है, तो आपके लिए ये बोनस ही साबित होगा यदि आप इसको पढ़ लेते हैं तो दोस्तों। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट है, क्वेड का दूसरा शिखर सम्मेलन 24 मई 2022 को कहाँ आयोजित हुआ था। देखिए दोस्तों, पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, कहीं तो ये भी पूछ सकता है कि क्वेड का जो हाल ही फिलहाल में बैठक हुआ था वह कौन से क्रम का था, फर्स्ट था, सेकेंड था, थर्ड था, फोर्थ था, कुछ भी लिख सकता है। तो दूसरा शिखर सम्मेलन हुआ था दोस्तों। ओके, सेकेंड शिखर सम्मेलन ये 2022 में हुआ था। कहाँ आयोजित हुआ था, तो ये हुआ था आपका टोक्यो में। कहाँ हुआ था, टोक्यो में। फर्स्ट का आंसर आपका हो गया डी। क्वेड में कौन कौन कंट्री है, कभी कभी तो अक्सर यही बोले दोस्तों कि कौन कौन सी संस्थाएं हैं, संस्थाएं के बारे में क्वेश्चन पूछता है। तो क्वेड के में कौन कौन कंट्री शामिल है, शामिल दोस्तों। तो इसमें देखिए 4 देश शामिल हैं। जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, अपना भारत है और यूएसए जिसको कहते हैं USA। ओके, जापान हाल फिलहाल में हुआ था दोस्तों। इसके प्राइम मिनिस्टर के नाम के बारे में पूछ सकता है। जापान का प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है आपका, फूमियो कसिदो। जापान के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, फूमियो कसिदो। इससे पहले शिंजो आबे थे। शिंजो आबे की दोस्तों हत्या हो गई, आपको पता होगा। उनको गोली मार के एक व्यक्ति ने उनको मतलब मार दिया, शिंजो आबे की। तो वो क्वेश्चन पूछ रहा था कि शिंजो आबे कहाँ के प्रधानमंत्री रहे थे और लंबे समय तक जापान के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री भी रहने वाले थे शिंजो आबे। शिंजो आबे के बारे में कुछ और बता दें दोस्तों कि शिंजो आबे को लास्ट ईयर जो भारत सरकार ने उसको पद्म विभूषण से नवाजी थी। याद रखिएगा, 2021 में भारत सरकार ने शिंजो आबे को पद्म विभूषण दिया था और 2022 में उनको नेताजी अवार्ड, जो पराक्रम दिवस पर दिया जाता है, नेताजी अवार्ड, सुभाष चंद्र बोस नेताजी अवार्ड, उनको 2022 का नेताजी अवार्ड किसको मिला था, शिंजो आबे को ही मिला था। तो शिंजो आबे से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है, आप जरूर उनको ध्यान रखें। जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री आपके फूमियो कसिदो। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी कौन है, एंथनी एल्बनेज। कौन है, एंथनी एल्बनेज। भारत के तो जानते ही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है, वहाँ प्राइम मिनिस्टर जैसा कोई चीज़ नहीं होता है, तो वहाँ पर हैं आपको जो बाइडेन। ओके, तो याद रखिएगा दोस्तों, सेकंड शिखर सम्मेलन टोक्यो में हुआ था। टोक्यो में एक जगह है केंटिए पैलेस में ये शिखर सम्मेलन हुआ था। ओके, 24 में 2022 को। तो फर्स्ट का डी। तो यहाँ हम क्वेड के बारे में पढ़े हैं दोस्तों, आगे भी और कई सारे संस्थाएं आएंगी उसके बारे में पढ़ेंगे, जो अक्सर एग्जाम में आता है। आपको पता होगा पिछली बार जो एग्जाम हुआ था उसमें आपको WTO के बारे में पूछा था। WTO का स्थापना कब हुआ था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसका एक पहले के एग्जाम में दोस्तों पुराना नाम पूछ लिया था। पुराना नाम क्या था, GATT। तो अच्छे अच्छे जो करंट अफेयर्स देखिएगा वहीं पर ये सब चीज़ मिलेगा। नहीं तो आपको कौन बांध कहाँ बना है, कौन का राजकीय फूल का क्या कहाँ है, कहाँ पर कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, ये सब ग्रुप D लेवल का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन आप अगर बेहतरीन एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, चाहे BPSC का कोई भी एग्जाम, असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर, ग्रेजुएशन लेवल का दोस्तों, जहाँ भी आप जो भी एग्जाम देंगे वहाँ लेवल थोड़ा स्टैंडर्ड रहेगा, तो आपको स्टैंडर्ड पढ़ के जाना होगा। ओके, सेकंड देखिए, ये भी चीज़ बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था दोस्तों, हिंद प्रशांत आर्थिक फ्रेमवर्क। ये जो सेकंड क्वेड का शिखर सम्मेलन हुआ था उसी पर इसको बनाया गया था। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया, इसी बार दोस्तों इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क इसी बार जो है 2022 में ही किसने इसको प्रस्तावित किया, तो अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे, जो बाइडेन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसको प्रस्तावित किया। ओके, ऑप्शन सेकंड का ए ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बन सकता है, क्योंकि 2022 में ही ये चीज़ मतलब नया प्रस्तावित हुआ है। और जो पहली बार बनता है तो उसके बारे में तो पूछा ही जाता है। पहली बार वाला हर चीज़ मतलब स्पेशली होता है दोस्तों, तो इस लिहाज से भी ध्यान रखें। थर्ड देखिए, द्वितीय क्वेड शिखर सम्मेलन 2022 के अवसर पर लॉन्च किए गए, वही जो अभी हम पढ़े थे, हिंद प्रशांत आर्थिक फ्रेमवर्क में कुल कितने सदस्य शामिल हैं। जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो लॉन्च किया गया है सेकंड क्वेड शिखर सम्मेलन में, इसमें टोटल देश कितने शामिल है पूछता है, अक्सर एग्जाम में पूछता है
कि मान लीजिए ब्रिक्स में कितने कंट्री शामिल हैं, शंघाई सहयोग संगठन में कितने देश शामिल हैं, सार्क में कितने कंट्री हैं, आसियान में कितने कंट्री हैं, WTO में कितने कंट्री हैं, उसका लेटेस्ट कंट्री कौन है। अक्सर ये एग्जाम में दोस्तों आता है और कम से कम इस बार वाला तो आपको ध्यान रख ही सकते हैं। तो इसमें टोटल दोस्तों 13 देश शामिल है। 4 तो आपका क्वाड वाला देश हो गया, ये याद रखिए 4 क्वाड का देश आपका ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और US, ये तो 4 है। उसके अलावा दोस्तों देखिए दोस्तों साउथ कोरिया है, इसमें साउथ कोरिया को ऐड किया गया है। न्यूजीलैंड है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, ब्रुनई है, थाईलैंड है, वियतनाम है, फिलीपींस है, सिंगापुर है। मतलब साउथ ईस्ट एशियन नेशन का जो मैक्सिमम कंट्री को इसमें ऐड किया गया है, साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आसियान के बारे में पढ़े होंगे। तो ये सब जो है आपका मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनई, थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस, सिंगापुर, ये सब आपका साउथ ईस्ट एशियन का ही कंट्री है। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया का ही कंट्री है, तो उसको ऐड किया गया है। तो टोटल 13 देश हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, पहली बार हुआ है तो पूछ सकता है। टोटल 13 देश हैं इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में, 4 क्वाड का और 9 देश आपको हम बता दिए। फोर्थ देखिए, इंटरनेट को मुक्त, निःशुल्क एवं तटस्थ बनाए रखने संबंधी वैश्विक घोषणा पर निम्नलिखित में से किस देश ने अभी हस्ताक्षर नहीं किए हैं। देखिए इंटरनेट को मुक्त कर एक प्रकार से फ्री करना है, निःशुल्क करना है, तो कुछ देशों ने इस पर मतलब साइन कर दिया है। कुछ देश जो साइन किया दोस्तों, साइन जो किया है वो आपका US है, UK है, यूरोपियन यूनियन के अंदर जो भी कंट्री आता है उन सब ने साइन कर दिया गया है, कनाडा है, फ्रांस है, इन सब ने साइन कर दिया गया है। और साइन किस ने किया है दोस्तों, आपको ताज्जुब होगा जान के। तो आपका चीन, भारत और रूस, चीन, भारत और रूस इसने साइन नहीं किया है। ठीक है, चीन, भारत और रूस ने साइन नहीं किया है। इसके अलावा ये सब कंट्री जो हैं इन लोगों ने साइन कर दिया है। मतलब इंटरनेट जो है फ्री होना चाहिए, ऑब्वियसली इंटरनेट फ्री होना चाहिए। तो आप ध्यान रखेंगे चीन, भारत और रशिया ने इसको साइन नहीं किया है। तो फोर्थ का आंसर हमारा कौन हो गया, ए। फिफ्थ देखिए, जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र के लिए गठित परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर के कश्मीर घाटी के लिए क्रमशः कितने विधानसभा क्षेत्रों को प्रस्तावित किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही फिलहाल में जम्मू कश्मीर का परिसीमन हुआ है। परिसीमन का मतलब होता है कि जब कोई नया स्टेट बनता है या UT बनता है तो वहाँ पर जो विधानसभा सीट या विधान परिषद की सीट कितनी होगी उसको डिसाइड करता है। ओके, परिसीमन आयोग ये संविधान का है, संवैधानिक संस्था है दोस्तों। आर्टिकल 82 में इसके बारे में लिखा गया है। ठीक है, आर्टिकल 82 के बारे में लिखा गया, 82 में लिखा गया परिसीमन के बारे में। तो जम्मू कश्मीर में जो हाल ही में परिसीमन हुआ है उसमें टोटल 90 सीट को प्रस्तावित किया गया दोस्तों, जिसमें 43 सीट जम्मू क्षेत्र के लिए और 47 सीट कश्मीर क्षेत्र के लिए। ओके, 43 और 47 टोटल 90 हो जाता है। तो आप ऐसे भी 90 ध्यान रखें और जहाँ 90 ऐड हो जाए आप उसको आंसर मार सकते हैं। तो 43 एंड 47, 5 का B हो गया। जम्मू के लिए 43 और कश्मीर के लिए 47। इंपॉर्टेंट है, हाल फिलहाल में बना है, पूछ सकता है। और ये जो परिसीमन आयोग बना था दोस्तों, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो रंजना प्रकाश देसाई। कौन, रंजना प्रकाश देसाई, जरूर इसको ध्यान रखें। और रंजना प्रकाश देसाई आपके उत्तराखंड में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो बनेगा उसके भी निर्देशक या कह सकते हैं कि अध्यक्ष किसको बनाया गया, तो रंजना प्रकाश देसाई सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस रह चुकी है। 6th देखिए, अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। ये सब क्वेश्चन ही अक्सर एग्जाम में आते हैं। उल जुलूल क्वेश्चन आप इधर उधर कहीं से पढ़ लेते हैं, वो सब नहीं आता। तो यहाँ जो भी क्वेश्चन देखेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकता है, यदि करंट अफेयर्स आए तो रिपीट होगा आपके एग्जाम में, इन सब की जानकारी होनी चाहिए। 6th देखते हैं, संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के लिए गठित परिसीमन आयोग की अंतिम रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जो लास्ट रिपोर्ट आया था परिसीमन जम्मू कश्मीर का, उसके संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ सही है आपको बताना है। फर्स्ट देखिए, जनगणना 2011 को परिसीमन का आधार माना गया है। जो भी 2011 का जनगणना था उसी को परिसीमन बनाया गया है दोस्तों। जनगणना के अनुसार ही तो देखते हैं कि हाँ इस क्षेत्र में इतना लोग हैं, जैसे 10 लाख पीपुल पर एक संसद को दिया जाता है। ये कहाँ से पता चलेगा, जनगणना में ही ना पता चलेगा। तो 2011 का जनगणना को बेस माना गया है, बिल्कुल सही बात है। सेकंड है, 44% जनसंख्या वाले जम्मू क्षेत्र के हिस्से में 48% सीटें तथा 56% जनसंख्या वाली कश्मीर घाटी में के हिस्से में 52 सीटें आई है। 52% सीटें नहीं दोस्तों, 52% सीटें आई हैं, तो ये भी सही है। सीट तो 47 था कश्मीर में और जम्मू में 43। थर्ड देखिए, 9 विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। 9 विधानसभा सीट जो है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कर दिया गया है। इससे पहले वहाँ अनुसूचित जनजाति हो, इस सब का तो कोई वैल्यू ही नहीं था। तो ये जो कदम उठाया गया है सरकार के द्वारा, उसको UT बना दिया गया है और उसका जो धारा 370 के मैक्सिमम जो आर्टिकल हैं उसको ख़त्म कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ी बात हुई।
बहुत बड़ी पहल है सरकार की, क्योंकि उससे पहले वहाँ के लोगों के साथ दोस्तों एक प्रकार कह सकते हैं समानता कहाँ था। अनुसूचित जनजाति वहाँ पर एक प्रकार से सरकारी जॉब में नहीं ले सकते हैं, वो मतलब हमेशा बड़े का सेवा ही कर पाएंगे। अब देखिए उनके लिए सीट रिजर्व भी हो गया है, अब वो चुनाव लड़ सकते हैं, संसद में विधानसभा में जा सकते हैं, अपना आवाज़ उठा सकते हैं, अपने लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात हुई, तो ये भी सही बात है। और देखिए जिसमें से 6 जम्मू क्षेत्र तथा 3 कश्मीर घाटी में है, बिल्कुल सही बात है। फोर्थ है जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को एक क्षेत्र माना गया है, जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को एक क्षेत्र माना गया है, बिल्कुल सही बात है। तो हमारा ऑप्शन डी हो गया, सभी 1 2 3 4 सभी सही हैं दोस्तों, ऑप्शन डी 6 का डी। परिसीमन को जरूर पढ़ के जाएँ, क्वाड को पढ़ के जाएँ, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क पढ़ के जाएँ, आपका हाल फिलहाल में जो भी ग्रेजुएशन लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें आपका काम करेगा दोस्तों। 7th है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2022 के पहले सप्ताह में निम्नलिखित में से किन देशों की यात्रा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोस्तों 2022 के जो पहले सप्ताह में, उससे पहले तो कोविड के कारण वो कहीं नहीं जा रहे थे, लेकिन जैसे ही कोविड एक प्रकार से समझिए कि लगभग ख़त्म हो गया तो उनकी यात्राएं स्टार्ट हो गई। पिछले बार कोविड से पहले तो बहुत ज़्यादा यात्रा कर रहे थे, इतना ज़्यादा दौरा कर रहे थे लोग कि क्या कहें दोस्तों, लोग चर्चाएँ करने लगे थे कि अब मोदी जी को बस दिल का दौरा पड़ना बाकी है, तो बहुत ज़्यादा दौरा कर रहे हैं। खैर ये मजाक था, ऐसी कोई बात नहीं है, भगवान उनको लंबी आयु दे। देखिए तो कहाँ कहाँ की यात्रा की थी इन्होंने। एक तो नॉर्डिक कंट्री आपको याद होगा, नॉर्डिक कंट्री की यात्रा किए थे, उसके अंदर आपका नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, डेनमार्क है, आइसलैंड, ये सभी कंट्री का दौरा किए थे। फ्रांस गए थे, जर्मनी गए थे दोस्तों। तो जर्मनी डेनमार्क फ्रांस, जर्मनी डेनमार्क फ्रांस, ओके। 7th का ए हो गया आपको। जर्मनी के हाल फिलहाल में चांसलर बनी है नया, कौन है, ओल्फ स्लूज। कौन दोस्तों, ओल्फ स्लूज बनी है, इससे पहले एंजेला मार्केल थी। और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, एंजेला मार्केल को दोस्तों हाल ही में एक बेहतरीन मतलब प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया है, उस पुरस्कार का नाम बताइएगा, हाल फिलहाल में दिया गया है, एग्जाम में पूछ सकता है, ओके। डेनमार्क में आपका सेकेंड जो इंडो नॉर्डिक शिखर सम्मेलन था, तो डेनमार्क में ही आयोजित हुआ था, वहाँ पर मोदी जी गए थे। डेनमार्क के प्रधानमंत्री का नाम आपका मेटेटे फ्रेडरिक्सन है, स्वीडन के प्रधानमंत्री का नाम मैगडेलेना एंडरसन है, और नॉर्वे के प्रधानमंत्री का नाम जोनेसा है, और आइसलैंड के प्रधानमंत्री का नाम कैटरीन जोक्स है, और फिनलैंड के प्रधानमंत्री का नाम सन्ना मेरिन है, ठीक है। और फ्रांस के तो आप जानते हैं उसके कौन है, इमैनुअल मैक्रोन। 8 देखते हैं, अप्रैल 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निम्नलिखित में से किस देश की यात्रा की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी भी ये अप्रैल में ही यात्रा किए थे। किन किन देशों की यात्रा किए थे दोस्तों, तो तुर्कमेनिस्तान और नीदरलैंड। ये कहाँ गए थे, ऑप्शन सी करेक्ट है हमारा, तुर्कमेनिस्तान और नीदरलैंड। कमेंट सेक्शन में तुर्कमेनिस्तान की राजधानी बताइएगा दोस्तों, और नीदरलैंड के भी, ओके। 8 का सी, तो तुर्कमेनिस्तान और नीदरलैंड। और हाल ही फिलहाल में दोस्तों जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, और द्रौपदी मुर्मू जी जो पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है, आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये व्यक्ति के रूप में कौन से क्रम का है, और ये चुनाव जो हुआ था राष्ट्रपति का, ये कौन सा क्रम का है, ओके। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, द्रौपदी मुर्मू जो हाल ही फिलहाल में राष्ट्रपति बनी है, वो व्यक्तिगत रूप से किस क्रम की राष्ट्रपति बनी है, और ये कौन सा राष्ट्रपति चुनाव था, ओके। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर देखिए, टोमेटो फ्लू हाल में जैसे अभी इन दिनों मंकी पॉक्स चर्चा में था, उसी प्रकार से कुछ दिन पहले दोस्तों टोमेटो फ्लू भी चर्चा में था। तो पूछ सकता है क्वेश्चन, टोमेटो फ्लू के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टोमेटो फ्लू के बारे में आपको विचार करना है। फर्स्ट है, टोमेटो फ्लू केरल राज्य में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में फैला ऐसा बुखार है जिसकी पहचान नहीं हो सकी है। बिल्कुल सही बात है, वहाँ मतलब छोटे उम्र के बच्चों में एक बुखार आया था दोस्तों, जिसको टोमेटो फ्लू कहा गया। सेकेंड इसमें देखिए, इससे ग्रसित बच्चों के शरीर पर दाने और लाल रंग के फफोले पड़ जाते हैं, जिसके कारण इसको नाम मतलब टोमेटो फ्लू दिया गया है। मतलब लाल रंग का चकत्ता कह सकते हैं, चकत्ते जैसे कुछ पड़ जाता है जिसको उसको, इसलिए इसका नाम टोमेटो फ्लू दिया है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है दोस्तों। केरल में देखा गया है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में, और लाल रंग का इसमें कह सकते हैं कि चकत्ता जैसे कुछ हो जाता है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों करेक्ट है। हमारा कौन हो गया, 10th का सी। 11th, निम्नलिखित में से किस भारतीय फोटो जर्नलिस्ट ने फीचर फोटोग्राफी संवर्ग में प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता है। मतलब कौन सा जो है फोटोग्राफर जो है इसको पुलित्जर अवार्ड 2022 दिया गया है। तो अदनान आबिदी इनको मिला है, सना अरशद मट्टू इनको भी मिला है, अमित दबे इनको भी मिला है, और दानिश सिद्दीकी को दोस्तों
दूसरी बार पुलित्जर अवार्ड मिला है इनकी हाल ही फिलहाल में दोस्तों। ये अफगानिस्तान गए थे वहाँ एक रिपोर्टिंग करने के लिए, तो गोली लगने से इनकी मृत्यु हो गई। दानिश सिद्दीकी बहुत बेहतरीन पत्रकार थे। तो इन चारों व्यक्ति को इस बार का जो पुलित्जर अवार्ड 2022 का पुलित्जर अवार्ड मिला है। और एक अवार्ड दोस्तों प्रित्जर अवार्ड, आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों कि प्रित्जर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है और 2022 का प्रित्जर अवार्ड किसको मिला है। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि वो ऐसे मतलब व्यक्ति हैं दोस्तों, ऐसे कॉन्टिनेंट से हैं जहाँ पर पहली बार किसी को वो अवार्ड दिया गया है। एग्जाम में पूछा जा सकता है। वही बात बोले दोस्तों कि पहली बार जब किसी को कुछ मिलता है ना, तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, प्लीज़ आप कहीं से सर्च करके बताएं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। 12th है, भारत में देशद्रोह कानून के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। भारत में जो देशद्रोह कानून है उसके बारे में कौन सा कथन सत्य है वो आपको बताना है। फर्स्ट है, देशद्रोह कानून संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है। सेकेंड, भारतीय दंड संहिता की धारा 124A देशद्रोह को एक संज्ञेय अपराध के रूप में परिभाषित करती है। बिल्कुल सही बात है, जो धारा 124 है उसके अंदर देशद्रोह को एक संज्ञेय अपराध माना गया है। थर्ड है, सर्वोच्च न्यायालय ने 11 मई 2022 को सुनाए गए एक निर्णय द्वारा धारा 124A पर रोक लगा दी है। ये भी सही बात है दोस्तों। जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने मई 22 में एक मतलब निर्णय दिया था, डिसीजन दिया था कि अभी इस पर रोक लगा दीजिए, धारा 124A से जो गिरफ्तारी जो भी हो रही है, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति को उल जलूल बिना किसी मतलब कह सकते हैं बड़ी क्राइम के वैसे ही देशद्रोह के रूप में देशद्रोह का आरोप लगा के उनको पकड़ लिया जाता था। तो ऑप्शन हमारा कौन हो गया दोस्तों, 2 और 3 करेक्ट है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पर 2 और 3 सही है, ऑप्शन बी। 13 देखिए, 13 दोस्तों थोड़ा हम ऐसे ही पढ़ देते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महाबलेश्वर यहाँ पैदा की जाने वाली स्ट्रॉबेरी के लिए प्रसिद्ध है। मतलब महाबलेश्वर में स्ट्रॉबेरी जो पैदा किया जाता है उसके लिए फेमस है। और महाबलेश्वर तो नदी एक निकलती है उसके कारण भी फेमस है दोस्तों। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से ही निकलती है। पश्चिमी घाट जो है महाराष्ट्र के आसपास वहाँ से निकलती है कृष्णा नदी, महाबलेश्वर से ही। सेकेंड है, महाबलेश्वर महाराष्ट्र की एक लोकप्रिय हनीमून स्टेशन है। पहाड़ी स्थान है दोस्तों, तो हनीमून स्टेशन भी है, ये भी सही बात है। थर्ड है, महाबलेश्वर पुरानी बम्बई प्रेसिडेंसी की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। जो ओल्ड बम्बई प्रेसिडेंसी था उसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, तो ये भी सही है। तो 13 का डी ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। 1 to 3 सभी स्टेटमेंट सही है कि यहाँ पर स्ट्रॉबेरी के लिए फेमस है। सेकंड, हिल स्टेशन है, हनीमून हिल स्टेशन है। और थर्ड है कि पुरानी जो बम्बई प्रेसिडेंसी थी उसकी ये राजधानी थी, ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। तो 13 का डी। 14 देखिए, निम्नलिखित में से किस देश को 2022-24 की अवधि के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ AAEA एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, AAEA। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, AAEA एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़, इसकी स्थापना 1998 में हुई थी, 1998 में हुई थी दोस्तों। अक्सर स्थापना पूछ देता है, जैसे पिछली बार WTO का पूछा था, तो 1 जनवरी 1995 को WTO का स्थापना हुआ था। और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, जिनेवा में उसका हेडक्वार्टर है। और WTO की पहली महिला महानिदेशक, WTO इसलिए चर्चा में बहुत ज़्यादा है क्योंकि उसकी पहली महिला महानिदेशक दोस्तों नागोजी ओंकाजा-इवोला को बनाया गया था, जो कि नाइजीरिया की थी। तो इसलिए WTO फेमस था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और कभी कभी उसका पुराना नाम पूछ देता है, तो GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ उसका पुराना नाम था। ओके, उसी प्रकार से ये भी AAEA एशियन अथॉरिटीज़ इलेक्शन एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़, इसका स्थापना 1998 में हुई थी। और इसमें टोटल 20 देश शामिल हैं, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। कह रहा है कि हाल ही फिलहाल में इसका नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया, तो अपने इंडिया को, भारत को इसका नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 14 का सी ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है क्योंकि इंडिया बना है दोस्तों, तो पूछ सकता है। 15 मई 2022 को पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन हो गया था। वे क्या हैं, मतलब मई 2022 में पंडित शिव कुमार शर्मा जी का जो निधन हुआ था, वे क्या थे, तो संतूर वादक थे। पूछता है कभी कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, तो संतूर वादक। और इनसे पहले पंडित बिरजू महाराज की भी दोस्तों मृत्यु हो गई थी। पंडित बिरजू महाराज, उनका निधन हो गया था। वो क्या थे, तो वो कथक, बेहतरीन कथक डांसर थे, उनको पद्म विभूषण से भी नवाजा गया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा था एक एग्जाम में। 16 PBW1 चापाती निम्नलिखित में से क्या है। PBW1 चापाती इसमें से क्या है, 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। रेस्तराओं की एक देशव्यापी श्रृंखला है,
होटलों का एक देशव्यापी श्रृंखला है, गेहूं की एक नई प्रजाति है और ग्लूटीन रहित भोजन है। तो PBW1 चपाती, दोस्तों चपाती गेहूं का ही बनता है, तो ये गेहूं का एक नया प्रजाति, याद रखिएगा, गेहूं का एक नया स्पीसीज है। नया स्पीसीज आजकल हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से उसको बनाया जा रहा है। जब से ग्रीन रेवोल्यूशन जो हुआ था, स्वामीनाथन जी ने किया था, उनको कई सारा रेज उसको क्या करते हैं कि उसका म्यूटेशन कराते हैं दोस्तों, म्यूटेशन कराते हैं लैब में, उस पर बहुत सारा काम किया जाता है और नई नई प्रजातियाँ बनाई जाती है, ताकि कम समय में आपका डिफेंस मैकेनिज्म का बेहतरीन हो, न्यूट्रिशन बेहतरीन हो, फोर्टिफाइड उसको किया जाता है। तो ये एक नई प्रकार का प्रजाति है PBW1 चपाती, उसका नाम भी रखा जाता है। कोई चीज़ नया चीज़ बनता है तो उसका नाम रखा जाता है, तो PBW1 चपाती गेहूं की एक नई प्रजाति है। 16 का C। 17 मई 2022 के मध्य में समाचारों की सुर्खियों बने देव सहायम, ये भी 2021 के आसपास मई में बहुत ज़्यादा चर्चा में थे, के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित तथ्यों पर आपको विचार करना है। फर्स्ट देखिए, देव सहायम जिन्हें लाजरस नाम से भी जाना जाता है, को वेटिकन द्वारा 15 मई 2022 को एक संत की उपाधि प्रदान की गई थी। या दोस्तों बिल्कुल सही बात है, देव सहायम पिल्ले इनका पूरा नाम था, केरल के आसपास रहने वाले थे। इनको वेटिकन सिटी जो ना मतलब क्रिश्चियन का सबसे बड़ा चर्च वेटिकन सिटी में ही है, पोप फ्रांसिस वहाँ पादरी हैं, उन्होंने इनको संत की उपाधि दी थी, तो इसलिए ये फेमस थे देवसायम पिल्लई। सेकंड देखिए, ये वह सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय सामान्य जन हैं, बिल्कुल सही बात है, ऐसा मतलब ये फर्स्ट इंडियन है जिनको ये सम्मान दिया गया है। ओके। थर्ड है, उनका जन्म कन्याकुमारी में कुलीन हिंदू परिवार में हुआ था तथा उनका बचपन का नाम नीलाकंदन पिल्ले था। कुलीन हिंदू परिवार में इनका जन्म हुआ था और बचपन का नाम नीलाकंदन पिल्लई था, ये भी सही बात है। फोर्थ देखिए, उन्होंने 1745 ईस्वी में ईसाई धर्म ग्रहण किया तथा उनका नाम देवसहाय और लाजरस पड़ा। इन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया जब उनका नाम देवसहाय और लाजरस पड़ा था। तो चारों स्टेटमेंट सभी है दोस्तों। तो 17 का हमारा हो गया D, 1 2 3 4 सभी इसमें करेक्ट हैं। 18 16 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भगवान बुद्ध से संबंधित कतिपय स्थलों की यात्रा की गई थी। मई में मोदी जी गौतम बुद्ध से संबंधित कुछ स्थानों का यात्रा किए थे, उसके बारे में क्वेश्चन है। फर्स्ट है, राजकुमार सिद्धार्थ जो गौतम बुद्ध के रूप में प्रसिद्ध हुए का जन्म स्थान लुम्बिनी, हाँ लुम्बिनी नेपाल गए थे मोदी जी, आपको पता होगा नेपाल गए थे, सही बात है, फर्स्ट सही है। सेकंड है, बोध गया जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, नहीं मोदी जी बिहार नहीं आए थे उस समय में। थर्ड है, कुशीनगर उत्तर प्रदेश भगवान बुद्ध का निर्वाण स्थल ही है, बिल्कुल सही बात है, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में वहाँ पर उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो कौन सा फर्स्ट और थर्ड सही है दोस्तों, तो 18 का C। 19 किस देश को हराकर भारत की पुरुष बैडमिंटन टीम ने 15 मई 2022 को थॉमस कप जीता। बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, थॉमस कप इस बार इंडिया ने थॉमस कप जीत लिया, पुरुष वर्ग का जो था उन्होंने थॉमस कप इस बार जीता है। इसके कई सारे प्लेयर का नाम आपसे पूछ सकता है कि ये बताओ ये प्लेयर किस खेल से संबंधित है, जैसे किदाम्बी श्रीकांत हैं, लक्ष्य सेन, सात्विक साईराज, चिराग शेट्टी, इन लोगों ने इसमें बैडमिंटन में शामिल थे। थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। इंडोनेशिया को हराकर दोस्तों, इंडोनेशिया को हराकर, जो कि इंडोनेशिया 14 बार की चैंपियन थी, उसको हराकर इंडिया ने इस बार थॉमस कप जीता था। और उबेर कप बैडमिंटन का ही कप है, उबेर कप साउथ कोरिया जीता था चाइना को हराकर, वो भी ध्यान रखें। तो 19 का हमारा A ऑप्शन करेक्ट है। 20 देखिए, EDAR पोर्टल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट है, EDAR पोर्टल संयुक्त रूप से केंद्रीय परिवहन अनुसंधान संस्थान तथा अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा विकसित किया गया है, बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ परिवहन मंत्रालय का है, अपराध ब्यूरो इसमें नहीं है दोस्तों, तो ऑप्शन A हमारा तो गलत हो गया। EDAR का पूर्ण रूप ई डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट है, EDAR का आपसे पूछ सकता है, तो क्या है फुल फॉर्म, ई डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट, डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट जिसको कहते हैं दोस्तों, एक्सीडेंट का पूरा रिपोर्ट इसके अंदर रहेगा, तो ई डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट, ये सही है। C है, EDAR सड़क दुर्घटनाओं के बारे में तत्काल सूचना उपलब्ध कराता है, मतलब किसके कारण कोई भी एक्सीडेंट हुआ है उसकी तुरंत मतलब आपको एक सूचना इन्फॉर्मेशन देगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके पेरेंट, उसके मतलब फैमिली मेम्बर के फ़ोन पे डायरेक्ट मैसेज चला जाएगा दोस्तों कि उस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो चुका है, और तुरंत मतलब उस पर कोई, ताकि उस पर सुरक्षा पहुंचाया जा सके। D है, इसके माध्यम से दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावे को त्वरित समाधान में सहायता मिलती है, बिल्कुल सही बात है, दुर्घटना में जो भी क्षतिपूर्ति हो दोस्तों ताकि उसको जल्दी से हेल्प मिल सके, तो D भी सही है। फर्स्ट गलत है कि इसमें क्या लिख दिया है
कि अपराध अभिलेख ब्यूरो भी इसमें शामिल है। संयुक्त पहल नहीं, ये सिर्फ आप कह सकते हैं सड़क परिवहन मंत्रालय का ये पहल है, अपराध ब्यूरो का नहीं है। तो हमारा ये पूछ रहा है कौन गलत है, तो ऑप्शन ए गलत है। 21 देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान के बारे में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, संशोधित केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का विस्तार 31 मार्च 2026 तक कर दिया गया है। बिल्कुल सही बात है। इस अभियान की अवधि 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों की अवधि तक है और यह अभियान पंचायती राज संस्थाओं के शासन क्षमताओं को विकसित पर लक्षित है। बिल्कुल सही बात। तो डी ऑप्शन 1 2 3 सभी स्टेटमेंट इसमें से सही हैं। 23 देखिए, 22 उतना दोस्तों काम का नहीं है। 23 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। भारतीय महिला मुक्केबाजी निखत जरीन ने 19 मई 2022 को महिलाओं की विश्व चैंपियन 2022 में 52 किलोग्राम भार वर्ग की स्वर्ण पदक जीता। जरीन मतलब निखत जरीन निम्नलिखित में से किसे पराजित किया? निखत जरीन दोस्तों इस्तांबुल, टर्की की राजधानी जो इस्तांबुल है वहाँ पर एक प्रतियोगिता हुआ था, बॉक्सिंग चैंपियनशिप हो रहा था, जिसमें निखत जरीन ने किसको? जिटपांग जो थाईलैंड की थी, जिटपांग जुटामस याद रखें, जिटपांग जुटामस थाईलैंड की थी, इसको हराकर गोल्ड मेडल जीता था। निखत जरीन तेलंगाना के प्लेयर है, बॉक्सिंग प्लेयर है दोस्तों, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। कहाँ? टर्की में। किसको हराकर? जिटपांग जुटामस थाईलैंड की प्लेयर है। ध्यान रखें, थाईलैंड भी ध्यान रहेगा आपको, तो आप एग्जाम में टिक कर सकते हैं, अक्सर पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, इसका खेल बॉक्सिंग है। और निखत जरीन दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 बर्मिंघम में हुआ था दोस्तों, इसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। 50 किलो वर्ग में, 50 किलो वर्ग में कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था कॉमनवेल्थ गेम्स में, वो भी ध्यान रखें। और वहाँ भी टर्की में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। तेलंगाना की प्लेयर है, बॉक्सिंग प्लेयर है। 24 निम्नलिखित में से किस निकाय ने मनरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ किए जाने की सुझाव दिया है? तो देखिए दोस्तों, मतलब जिस प्रकार से गांव में नरेगा होता है, मनरेगा होता है, शहर में भी एक प्रकार का उसी प्रकार का लागू किया जाएगा। इसकी सिफारिश किसने की है? तो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार ने। किसने? प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार ने। नेक्स्ट देखते हैं 27 निम्नलिखित में से किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन महानिदेशक के वैश्विक स्वास्थ्य लीडर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? WHO के जो महानिदेशक थे उन्होंने वैश्विक स्वास्थ्य लीडर पुरस्कार से किसको सम्मानित किया है? तो आशा वर्कर को दोस्तों। किसको? आशा वर्कर को उन्होंने मतलब सम्मानित किया है। आशा का फुल फॉर्म आपको आना चाहिए। आशा क्या होता है? ASHA। ठीक है, आशा यदि आप गाँव से संबंधित रखते हैं तो आपको जरूर आशा के बारे में पता होगा। ये क्या होता है? एक्रीडिएटेड दोस्तों, एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट वर्कर। एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट वर्कर होता है आशा का फुल फॉर्म। तो WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आशा वर्कर को ये पुरस्कार वैश्विक स्वास्थ्य लीडर्स पुरस्कार से सम्मानित किया है। ओके, WHO की यदि हम बात करें, WHO का स्थापना कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ दोस्तों? जिनेवा में है। और डॉक्टर टाट्रोस जो हैं WHO के वर्तमान में महानिदेशक हैं। ओके, 7 अप्रैल 1948 को WHO का स्थापना हुई थी। 7 अप्रैल को हम वर्ल्ड हेल्थ डे भी मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को ही मनाते हैं। 28 ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। मई 2022 में गठित इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का कौन सा सदस्य राष्ट्रीय क्षेत्रीय समग्र आर्थिक साझेदारी का सदस्य नहीं है? देखिए दोस्तों, एक तो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो बाइडेन हम लोग पढ़े थे, सेकंड क्वेश्चन में पढ़े थे कि इसकी मतलब 2022 में ही जो बाइडेन ने इसको लॉन्च किया था। 13 सदस्य थे इसमें, हम लोगों ने पढ़ा था और का नाम भी पढ़ा था। उसी प्रकार से जैसे क्वाड का क्यों बना, क्वाड जो बनाया गया दोस्तों, क्वाड जो होता है, क्वाड कंट्री में जो भी हैं, ये क्यों बनाया गया था? तो चाइना को काउंटर करने के लिए क्वाड का निर्माण किया गया था, क्वाड संस्था का। उसी प्रकार चाइना ने दोस्तों कई सारे देशों को सम्मिलित करके इन सब क्वाड कंट्री को काउंटर करने के लिए, क्वाड कंट्रीज को काउंटर करने के लिए RCEP का, ये क्या आपका राष्ट्रीय क्षेत्रीय समग्र आर्थिक साझेदारी, इसका स्थापना किया था चाइना ने बहुत सारे देशों को मिलाकर। तो वही हमसे पूछ रहा है कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की कौन सा सदस्य RCEP का सदस्य ने? कुछ ऐसे मेंबर जो हैं दोनों के कॉमन मेंबर हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका जो RCEP अमेरिका, चूँकि चाइना है तो भारत नहीं होगा, तो US भी नहीं है और आपका भारत भी नहीं है। US और आपका इंडिया दोस्तों RCEP का सदस्य नहीं है। RCEP चाइना और कुछ कंट्री का सदस्य हैं और US इंडिया इसमें शामिल नहीं है RCEP में, ये आप ध्यान रखिएगा।
लेकिन इंडो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में हम लोग देखा था कि इंडिया तो है ही, क्योंकि 4 क्वाड कंट्री तो था ही, उसके अलावा भी कुछ और कंट्री था, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री कुछ था, सब नहीं कुछ थे। तो फर्स्ट एंड सेकंड सही है, केवल ए। उसी प्रकार से दोस्तों RCEP की बात करें, RCEP इसकी स्थापना जनवरी 2022 में कही, इस जनवरी 2022 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, टोटल इसमें 15 सदस्य हैं। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में 13 सदस्य हैं और RCEP में दोस्तों ध्यान रखिएगा 15 सदस्य हैं। ओके, इसमें कौन कौन है तो चीन है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है। क्वाड कंट्री जो आपका 4 था उसमें से US और इंडिया तो नहीं है, लेकिन आपका ऑस्ट्रेलिया और जापान दोनों है। न्यूजीलैंड है, दक्षिण कोरिया है, ब्रुनेई है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, लाओस है, मलेशिया है, म्यांमार है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है और वियतनाम शामिल है। दोस्तों RCEP में टोटल 15 देश हैं और इंडो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में टोटल कितने देश थे? 13 देश थे। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, बिल्कुल पूछ सकता है ये क्वेश्चन, 13-15 याद रखिएगा। आगे RCEP पर एक और क्वेश्चन देखो, रीजनल कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। रीजनल कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP का कौन सा सदस्य इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का सदस्य नहीं है? ओके, कौन सा सदस्य यहाँ पर पूछा है कि उसका सदस्य नहीं है? RCEP का कौन सा सदस्य है जो IPEF इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का सदस्य नहीं है? तो देखिए दोस्तों, आप अभी पूरा नाम तो पढ़ चुके हैं। तो चीन IPEC का सदस्य नहीं है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का सदस्य नहीं है, चीन नहीं था। कंबोडिया भी नहीं था दोस्तों, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, चीन, ये सब आपका IPEF का सदस्य नहीं था। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में सारे कंट्री का नाम हम आपको बता दिए दोस्तों, आप जरूर उसको लिख लें। और RCEP में भी टोटल 15 कंट्री का नाम हमने आपको बता दिया है, थोड़ा बैक करके आप लिख सकते हैं। इसमें 13 कंट्री शामिल है कंट्री, और इसमें 15 कंट्री शामिल है। कुछ कंट्री जो है दोनों जगह है, जैसे आप देखे थे RCEP में आपका जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। IPEF में भी जापान, ऑस्ट्रेलिया है। RCEP में US और इंडिया नहीं है दोस्तों, क्वाड कंट्री US इंडिया नहीं है। इसके अलावा IPEF में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में आपका चीन भी नहीं है, कंबोडिया भी नहीं है, लाओस में भी है और म्यांमार में नहीं है। यदि आप अच्छे से दोबारा फ्लैशबैक में जाइएगा, अच्छे से बैक थोड़ा करके देखिएगा, तो आपको दोनों स्पष्ट पता चल जाएगा और आप और अच्छे से क्लियर कर पाइएगा इस कॉन्सेप्ट को। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये नया संस्था बना है तो इससे क्वेश्चन पूछने की प्रबल संभावना है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो गया। 30 आभा क्या है? आभा, देखिए आभा का फुल फॉर्म होता है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट ऐप। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट ऐप, जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी दोस्तों, इन्होंने ही आभा एक ऐप लॉन्च किया है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। ओके, इन्होंने आभा ऐप लॉन्च किया, याद रखिएगा। क्योंकि आयुष्मान भारत देखिएगा, आयुष्मान कार्ड बनता है। आयुष्मान कार्ड के बारे में दोस्तों सुने होंगे, प्रत्येक नागरिक आयुष्मान कार्ड बनाना है, जिसमें कि हेल्थ का उसका हेल्थ संबंधित सारा डाटा उसमें लिखा होगा, सभी व्यक्ति का बनाना है। तो उसकी जो कौन करती है, समिति कौन है, तो उसको रेगुलेट करने का समिति है दोस्तों नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, NHA, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी उसको कंट्रोल करेगा। और किससे? तो आभा ऐप के थ्रू, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट ऐप, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट ऐप, ये भी चर्चा में था, ध्यान रखिएगा। NHA को जरूर ध्यान रखें, NHA को। और आयुष्मान भारत योजना जो है कब लॉन्च किया गया था, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों, जरूर इसको सर्च कर लीजिएगा। विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रेमवर्क द्वारा जारी ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट सूचकांक, में 2021 में भारत का रैंक क्या है? 54वां। 2021 का रैंक कितना दोस्तों? 54वां, 54, ध्यान रखिएगा। ये कुछ करंट अफेयर से बेहतरीन क्वेश्चन थे दोस्तों। आप विश्वास मान के चलिए, आपका यदि ग्रेजुएशन लेवल का कोई भी एग्जाम है जिसमें करंट अफेयर्स पूछेगा, जैसे असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर, अच्छे क्वेश्चन वहाँ पर आएंगे दोस्तों। ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है तो उसके लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, जरूर इसको देखिए अच्छे से सारे चीज़ को और सबको समझ लें। RCEP को ध्यान रखें, IPEF को ध्यान रखें, कितने कंट्री किसमें कौन कौन कंट्री है, किसमें कौन कंट्री नहीं है, किसमें कौन कंट्री कॉमन है, ये भी जरूर ध्यान रखें। ओके, इसके अलावा दोस्तों यदि आप किताब पढ़ने के शौकीन हैं तो ये किताब आप पढ़ सकते हैं, अच्छा बोलने की कला और कामयाबी। आप टाइटल से ही समझ सकते हैं कि आप कैसे एक अच्छा बोल सकते हैं और कामयाबी को कैसे पार कर सकते हैं, इसके बारे में किताब में लिखा हुआ है। आपके मार्केट में यदि अवेलेबल है तो आप इसको वहाँ से भी खरीद के पढ़ सकते हैं या ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। सिलेबस से थोड़ा बहुत बाहर डेली दोस्तों कुछ न कुछ आपको दिनचर्या में शामिल करना चाहिए, जो चीज़ आपको मतलब कहीं ना कहीं ओवरऑल मतलब आपके लॉन्ग रन में कहीं ना कहीं हेल्प करेगी। किताब पढ़ना दोस्तों ये जीवन में आमूलचूल परिवर्तन लाता है। आप बड़े बड़े सक्सेसफुल लोगों के बारे में सुने होंगे, कहीं ना कहीं किताब वो पढ़ते थे।
भले ही आप पढ़ रहे हैं, भले ही आप मतलब सिलेबस का चीज़ अभी पढ़ रहे हैं, आप कंपटीशन में जुड़े हुए हैं, लेकिन साथ साथ दोस्तों आपको थोड़ा बहुत ये सब चीज़ भी पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि आप खुद देखिए कितना ज़्यादा टाइम आप किल करते हैं मोबाइल में। उस टाइम को किल ना करके कुछ किताब पढ़िए दोस्तों, ये अच्छी चीज़ है। सेकंड है रिच डैड पुअर डैड। इस किताब के बारे में तो सुने भी होंगे दोस्तों, ये भी बेहतरीन किताब है, ज़रूर इसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि पैसा के बारे में सारा खेल इसमें बताया गया है। ऑब्वियसली पैसा सब चीज़ को कंट्रोल नहीं करती है, पैसा सब कुछ नहीं होता है, पैसा सब कुछ नहीं होता है, मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, लेकिन मनी इफेक्ट्स एवरीथिंग दोस्तों। मनी सब चीज़ को इफेक्ट करती है, आपके खान पान को, आपके लाइफ स्टाइल को, आपका पढ़ाई कैसा होगा, आपका रहन सहन कैसा होगा, एवरीथिंग, मनी इफेक्ट्स एवरीथिंग। तो इस किताब के माध्यम से आप पैसा के बारे में बहुत चीज़ जान सकते हैं। ये दो किताब को पढ़ सकते हैं आप। इसके अलावा दोस्तों अनफक योर ब्रेन, ये भी बेहतरीन किताब है। आप ब्रेन का किस प्रकार से इस्तेमाल करना चाहिए, एंजाइटी, डिप्रेशन, एंगर, ये सब अगर रहता है, अक्सर होता है, हर इंसान में होता है, तो इस चीज़ को कम करना चाहिए। किस प्रकार से हम कम कर सकते हैं, आप इस किताब को पढ़ के समझ सकते हैं। सबका लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन, या आपके मार्केट में अवेलेबल है तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। हाइपर फोकस, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। हाउ टू वर्क लेस एंड अचीव मोर, कैसे हम काम करके ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों, सब गधे की तरह यहाँ पर बेजोर मेहनत किए जा रहा है, बेजोर मेहनत मतलब, लेकिन बिना लक्ष्य के दोस्तों मेहनत किए जा रहा है, लेकिन उसको हम कैसे अरेंज करें एक पैटर्न में, एक डॉट में, ताकि हमारा सारा डॉट जो है मिल जाए, एक बेहतरीन कुछ हो जाए, तो उस कहीं ना कहीं आपको किताब से हेल्प मिलेगा। ओके दोस्तों, ये सब किताब को ज़रूर पढ़ना चाहिए। ऑब्वियसली इंग्लिश में है, यदि आप किताब को पढ़ते हैं और अच्छे से एक मतलब जिज्ञासा हो कि हाँ किताब हमको पढ़ना है, जैसे कहते हैं ना, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट को ये भारी लग सकता है कि ये इंग्लिश हमको आता ही नहीं है। आप डेली मोबाइल जब चला लेते हैं दोस्तों, मोबाइल तो पूरा इंग्लिश में ही है, मोबाइल जब आप चला लेते हैं तो आप किताब क्यों नहीं पढ़ सकते हैं। ओके, तो किताब भी पढ़ा जा सकता है, बस आपको जोर लगाना है, आपको तरीके मतलब खोजना है, ढूंढना है। कैसे, आप डेली 2 ही पेज पढ़िए दोस्तों, 2 पेज में आप देखिए कौन सा वर्ड में आपको दिक्कत हो रहा है। ग्रामर वगैरह इज आर एम तो सभी को पता होता है, उसके बाद कुछ वर्ड में ही प्रॉब्लम होता है दोस्तों, जिसके कारण हम समझ नहीं पाते हैं, तो उस वर्ड को आप लिखें कॉपी में लिखें, उसको सर्च करें और फिर किताब को पढ़ना स्टार्ट करें दोस्तों। 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें। कहते हैं ना, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो यदि आप में ललक होगा, जिज्ञासा होगा, भीतर आपका आग होगा, तो आप चीज़ें को समझ सकते हैं। इंग्लिश आपको बहुत ज़्यादा काम करेगा, इंग्लिश तो सीखना ही चाहिए। इंग्लिश को आप किताब पढ़ने के माध्यम से सीख सकते हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने के माध्यम से सीख सकते हैं। बस सुनते रहने मात्र से, कि आप इंग्लिश मूवी देख लेते हैं, इंग्लिश का कहीं से स्पीच किसी का सुन लेते हैं, सुनते रहने मात्र से नहीं सीख सकते हैं, आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मोर एंड मोर। ओके दोस्तों, तो प्लीज़ अच्छा लगा होगा हमारा वीडियो, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और 2-4 क्वेश्चन हमने जो पूछा था आप ज़रूर उसको सर्च करके दोस्तों उसका आंसर भी ज़रूर लिखें, ताकि वो सारे चीज़ एग्ज़ाम में यदि पूछें तो आपको पता होना चाहिए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।